हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। हम सभी जानते हैं कि पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैसें, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। इनमें से जो द्रव और गैसें हैं उनमें जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कण हैं, उनके बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। इस कारण से उनके कण गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, और इसी का परिणाम है कि उनमें प्रवाह की यानी फ्लो की प्रकृति होती है, और इसी वजह से उन्हें तरल, फ्लूइड्स कहा जाता है। लेकिन ठोस इस मामले में बिल्कुल अलग है। ठोसों में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अंतराण्विक बल हैं, वो इतने प्रबल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनके पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते हैं। यानी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्थिति निश्चित होती है। तो बच्चों, दैनिक जीवन में ठोस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा हम डेली लाइफ या जो डे टू डे हमारी लाइफ है उसमें सबसे ज्यादा हम ठोसों के ही संपर्क में रहते हैं। तो उन ठोसों के जो गुण हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए ठोसों की आंतरिक संरचना को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या व्यवस्था है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर सॉलिड की क्या है, उसी से ठोस के गुण, उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। तो अगर ठोस के गुणों को समझना है और गुणों को और अच्छा बनाना है तो इसके लिए हमें ठोस की आंतरिक संरचना को जानना बहुत जरूरी है, और इसी का प्रयास है हमारा यह चैप्टर, द सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच है, द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। उसमें जो सॉलिड्स हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ही हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों सॉलिड स्टेट्स, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या अरेंजमेंट होती है, और उनमें किस किस प्रकार की वेराइटीज यानी विभिन्नताएं हैं, इनसे उनके गुणों पे क्या प्रभाव पड़ता है, गुणों को हम और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को हमें 1 बाय 1 अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला जो टॉपिक है, जो आपकी नोटबुक में जो पहला हेडिंग आएगा इस चैप्टर का, वो बच्चों ये है, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ये बच्चों आपकी नोटबुक में पहला हेडिंग आएगा। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए वो सारी बातें छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। केवल एक इंट्रोडक्शन था वो सॉलिड स्टेट का, कि भाई सॉलिड स्टेट क्या है, इसको हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, वो सारी बातें उसमें हो गई। अब जो वास्तविक जहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात को, वो ये है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। तो आपकी नोटबुक में पहला हेडिंग ये आएगा, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। देखिए, आपको साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, और हमारे जो नोट्स होंगे वो शॉर्ट एंड स्वीट होंगे। उसमें मैटर कम से कम होगा, लेकिन कोई भी बात छूटेगी नहीं। ऐसी कोई भी फैक्ट, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा जो हमारे नोट्स में न आए, और उनका साइज बहुत छोटा होगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको नोटबुक में कौन कौन सी बातें लिखनी हैं, केवल वही अपनी नोटबुक में आएगी, और बाकी जो कंसेप्ट हैं उनको केवल आपको साथ साथ समझते चलना है केवल। तो पहला हेडिंग आपकी कॉपी में आ गया, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। अभिलक्षणों को नोट करें आप, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। जैसे कि पीछे मैंने कहा कि भी पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब कई पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, कई पदार्थ सामान्य ताप पर हमें द्रव अवस्था में मिलते हैं, और बहुत सारे सामान्य ताप पर
हमें गैस अवस्था में मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे दिमाग में यहां आता है कि ऐसा क्यों है? उसी टेम्परेचर पर कोई पदार्थ तो ठोस के रूप में है, कोई पदार्थ द्रव के रूप में है, कोई पदार्थ गैस के रूप में है। वो कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कोई भी पदार्थ नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा? तो इसके लिए बच्चों दो ऐसे फैक्टर्स हैं, या मैं कहूंगा कि दो ऐसे बल हैं जो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी पदार्थ किस भौतिक अवस्था में होगा। और वो दोनों फोर्स कौन कौन से हैं? एक तो है किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या करता है बच्चों? जो पार्टिकल्स हैं उनको पास लाने का प्रयास करता है। जितना ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल होगा, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज जितने ज्यादा होंगे, वो पार्टिकल्स को पास लाने का प्रयास करेंगे। अब इसके विपरीत काम करती है उष्मा ऊर्जा। जब किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसको जो उष्मा ऊर्जा मिलती है, उष्मा ऊर्जा क्या करती है? पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण है उसको कमजोर करती है। और आकर्षण यदि वीक होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग जो फोर्सेज हैं वो यहां पर काम कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज पार्टिकल्स को पास लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो उष्मा ऊर्जा है वो पार्टिकल्स को दूर ले जाने का प्रयास कर रही है। तो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में होगा या द्रव में होगा या गैस में होगा, ये इन दोनों बलों पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज किस लेवल के हैं, वो कमजोर हैं या स्ट्रांग हैं, और इस समय उनको कितनी उष्मा मिल रही है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि पदार्थ किस भौतिक अवस्था में होगा। तो सभी जो पदार्थ होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो अलग अलग मान के होते हैं। कईयों के जो पार्टिकल्स हैं उनमें ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल लगते हैं यानी स्ट्रांग होते हैं, तो कईयों में वीक होते हैं। क्लियर बात है? चलिए, ये केवल एक कंसेप्ट दिमाग में बैठाने का था, भाई ऐसा क्यों होता है, तो ये अपने पहले क्लियर करना बच्चों जरूरी था। अब यहां से बात अपनी स्टार्ट, जैसे आपने हेडिंग डाल लिया ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, ये अपना हेडिंग हो गया। उसके बाद पहला पॉइंट बच्चों ये नोट करेंगे आप, पहला पॉइंट ये नोट करना आपको कि ठोस अवस्था में निश्चित द्रव्यमान, आयतन, आकार होता है। यानी जितने भी ठोस होते हैं वे निश्चित द्रव्यमान वाले, निश्चित आयतन वाले और निश्चित आकार वाले होते हैं। ये जो तीनों बातें हैं कि ठोसों का द्रव्यमान, उनका आयतन, उनका आकार निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ठोस होते हैं उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक जो बल हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल मैं कहूंगा इनको, अंतराण्विक आकर्षण बल बच्चों इनके कैसे होते हैं? प्रबल। कैसे होते हैं? प्रबल, स्ट्रांग होते हैं इनमें। तो अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होने से इनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। अपनी पार्टिकल्स की स्थिति निश्चित होती है, वो अपनी स्थिति के आसपास केवल ओसिलेट कर सकते हैं, केवल दोलन कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को छोड़कर नहीं जा सकते। और जब पार्टिकल्स अपनी स्थिति पर रहेंगे तो न उस पदार्थ का द्रव्यमान चेंज हो सकता है, न उसका आकार चेंज हो सकता है और न उसका आयतन चेंज हो सकता है। तो ये जो तीनों गुण हमने यहां पर पढ़े कि इनका द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होता है, इन तीनों के पीछे जो वजह है वो बच्चों क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि इनके अणुओं के बीच में, इनके कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। आगे इसका एक पॉइंट आएगा, डिस्कस करेंगे। अब जैसे गैस है,
मान लीजिए 1 लीटर गैस है, उसको आपने 10 लीटर के पात्र में डाला तो वो पूरे पात्र में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो इतने वीक हैं कि वो आराम से टूट जाते हैं और अणु दूर दूर जाके पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। अब ठोस में कोई भी कण है वो वहां से हट नहीं सकता, अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता, क्योंकि अपनी स्थिति पर वो मजबूती से बंधा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उस पे काम कर रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड में और बाकी जो गैस और लिक्विड दोनों जो स्टेट है उनमें। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इनमें अंतराण्विक दूरियां लघु होती हैं। अणुओं के बीच देखो, अंतराण्विक जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक जो बल है, ये देखिए यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, प्रबल। और ये जो दोनों बातें हैं ना, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट बच्चों आप देख रहे हैं, ये जो दोनों बातें हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। अब हम भी जानते हैं कि अगर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब वो तेजी से एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे तो वो नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो उनके बीच में दूरी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी निश्चित रूप से। तो अंतराण्विक बल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रबल होंगे, दूरियां हमेशा उतनी ही छोटी होंगी। तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपको कि जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनमें पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होती है वो कम होती है। इसको समझने के लिए, इसको फटाफट समझने के लिए अब यहां पर बना लेते हैं। देखो, जैसे सॉलिड्स होते हैं ना, उनमें पार्टिकल्स इस प्रकार से बिल्कुल न्यूनतम दूरी पर बच्चों व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से देखिए आप, न्यूनतम दूरी पर इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठोस में ये किसकी स्थिति है? ठोस की स्थिति। गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, जो अंतराण्विक बल लग रहे हैं, वो थोड़े वीक हैं। वीक होने की वजह से अणु कुछ दूरी पे होते हैं, जैसे इस तरह से थोड़ी दूरी के ऊपर वो स्थित होते हैं। ये द्रव की स्थिति हो गई। और गैस में पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो और भी वीक है, और भी वीक है, तो उनके बीच में दूरी है वो और बढ़ जाती है। तो ये फर्क है ठोस में, द्रव में और गैस में। तो ठोसों में हमने क्या सीखा कि ठोसों में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अंतराण्विक जो बल काम करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो तेजी से पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, और इस वजह से उनके बीच में जो दूरी होती है वो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। तो दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्लियर है दोनों पॉइंट? अब इस बात पे जो पहले पॉइंट के साथ में डिस्कस कर रहा था कि भाई इसका कारण क्या है, ठोसों में द्रव्यमान, आयतन, आकार क्यों निश्चित होता है, इसका जवाब बच्चों ये चौथा पॉइंट है कि उनके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण का मतलब होता है जिन कणों से कोई ठोस मिलकर के बना हुआ है। जो आयनिक ठोस होते हैं, जैसे NaCl है, वो आयनों से मिलकर बना है। Na+Cl- आयन होते हैं, तो उसमें अवयवी कण आयन है। ठीक है, इसी प्रकार से धात्विक ठोस आगे वर्गीकरण आएगा अपने ठोसों का, तो आयनिक ठोस भी होते हैं, धात्विक ठोस भी होते हैं, सहसंयोजक ठोस भी होते हैं। तो उनमें अपन अलग अलग देखेंगे। तो किसी भी ठोस में जो कौन से कणों से वो मिलकर के बना हुआ है, वो परमाणुओं के मिलने से बना हो सकता है। जैसे हीरा होता है, डायमंड ठोस है और वो कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसी प्रकार से अणुओं के तो बहुत सारे उदाहरण है। बर्फ को ही ले लें आप, बर्फ ठोस है, H2O के अणु है उसमें, आप सभी जानते हैं। और आयनों के अपन नमक की NaCl की बात कर ही रहे थे। तो कोई भी ठोस है वो किन कणों से मिलकर के बना हुआ है, वो उसके कहलाते हैं अवयवी कण। वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। जो भी उसके अवयवी कण हैं, जो भी उसके पार्टिकल्स हैं, उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं। इस सॉलिड्स में, ठोसों में जो पार्टिकल्स हैं, उनकी स्थिति, उसकी पोजीशन फिक्स है। वो अपनी पोजीशन को छोड़कर गति नहीं कर सकता, जैसा कि द्रव और गैस में हो जाता है। पार्टिकल्स अपनी स्थिति को छोड़कर मूवमेंट कर सकता है, लेकिन
ठोस में उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं और कण केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन ही कर सकता है। जो उसकी मीन पोजीशन है उसके चारों ओर केवल वो ऑसिलेट कर सकता है, केवल ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन उस स्थिति को छोड़कर वो नहीं जा सकता। और यही इसकी वजह देखो बच्चों कि उनका द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होते हैं। अब इसी से रिलेटेड बात, ये 5वां पॉइंट है, इसको भी आप इसी से रिलेटेड कह सकते हो कि ये असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब इनका संपीड़न नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि किसी भी गैस को यदि हम पिस्टन में लेकर किसी बेलनाकार पात्र में ले लिया, मान लीजिए ऊपर से पिस्टन से अपन बल लगाएं बाहर से, तो जैसे जैसे पिस्टन दबेगा गैस के पार्टिकल्स पास पास आते हैं और वो अंततः किस में बदल जाते हैं? द्रव में बदल जाते हैं। इसको कहते हैं गैसों का द्रवीकरण। संपीड़न की सबसे ज्यादा गुंजाइश गैस में होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस में पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर है। भाई जो पार्टिकल्स दूर हैं उन पे बल लगाएंगे तो उनकी तो पास आने की गुंजाइश होगी। अब ठोस में, आप सॉलिड में देखो, सॉलिड में तो जो पार्टिकल्स हैं वो पहले से एक दूसरे से टच हो रखे, पहले से उनके बीच में मिनिमम न्यूनतम दूरी है, तो उन पे बल लगाने पर भी क्या होगा? तो उसमें संपीड़न की संभावना नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहले से अवयवी कणों के मध्य जो दूरी है वो न्यूनतम है। तो बाह्य बल लगाने से भी अणुओं के बीच में दूरी और कम होने के चांसेस नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल है। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता। और ये दोनों बातें तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। असंपीड्य है इसका मतलब क्या है? कठोर है। तो ये सारे, अच्छा अब इसमें बच्चों जो क्वेश्चन बनता है, ये जो पहला पॉइंट है ना, उसका कोई एक वर्ड उठाकर वो क्वेश्चन बनाएगा। जैसे उसमें कह दिया ठोसों का द्रव्यमान निश्चित क्यों होता है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है। इस पर क्वेश्चन बना दिया किसी भी एक विशेषता को लेकर, एक गुण को लेकर, और इनका जवाब ये हो गया। जवाब ये है सबका, ये जो पॉइंट है ये सबका जवाब है कि उनका द्रव्यमान निश्चित क्यों होता है, उनका आयतन निश्चित क्यों होता है, उनका आकार निश्चित क्यों होता है। तो हम कहेंगे क्योंकि ठोस में अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं। ये कण केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इस वजह से उनका द्रव्यमान, उनका आयतन, उनका आकार निश्चित होता है। बच्चों द्रव्यमान, आयतन, आकार कब चेंज होता है? जब कण अपनी स्थिति को छोड़कर नई स्थिति पर जाते हैं, तब द्रव्यमान, तब आयतन। भाई गैस में जैसे उदाहरण दिया आपको, 1 लीटर गैस को 10 लीटर वाले पात्र में भरा तो उसके कण उसमें फैलेंगे। कण अपनी स्थिति को छोड़कर नई स्थिति में जाएगा, तभी तो गैस फैल रही है, उसका आयतन बढ़ रहा है। लेकिन ठोस में हर पार्टिकल अपनी पोजीशन पर बंधा हुआ है, मजबूती से बंधा हुआ है, और उसका कारण है कि अंतराण्विक बल इसमें ठोसों में कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से हर पार्टिकल अपनी स्थिति पर, अपनी निश्चित स्थिति के ऊपर है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो वहीं रहता है माध्य स्थिति के चारों ओर। केवल वो ऑसिलेट कर सकता है, अपनी स्थिति को छोड़ नहीं सकता। और जब तक पार्टिकल्स अपनी स्थिति को नहीं छोड़ेंगे तब तक उनके द्रव्यमान में, उनके आयतन में, उनके आकार में कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों एक दो जो कैरेक्टर्स हैं या एक दो लक्षण हैं, इनकी खास बातें, एक तो जैसे आप ये जोड़ सकते हैं, इसमें विसरण का जोड़ सकते हैं। 5 पॉइंट ये हो गए। छठा पॉइंट एक और जोड़े, ठोसों में विसरण न्यूनतम होता है। ये ऐड कर सकते हैं इसमें, ठोसों में विसरण न्यूनतम होता है। विसरण आप जानते हैं, किसी भी पदार्थ के कणों का अपनी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण।
और विसरण की जो दर है या विसरण की जो स्पीड है वो गैस में सबसे ज्यादा होती है। कारण सीधा सा है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स के बीच में भाई कणों को गति करने से कौन रोक रहा है? जो दूसरे पार्टिकल्स उस पे जो आकर्षण बल लगा रहे हैं, उस पे जो फोर्स लगा रहे हैं, वही तो रोक रहा है पार्टिकल्स को मूवमेंट करने से। और गैस में वो फोर्स सबसे वीक है तो पार्टिकल आसानी से जाएंगे दूसरी जगह पे, तो उसमें विसरण डिफ्यूजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। द्रव में उससे कम, और ठोस में तो हम जानते हैं कि हर पार्टिकल अपनी स्थिति पर इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ है कि वो अपनी पोजीशन को छोड़कर पार्टिकल जा ही नहीं सकता। और अगर कोई भी पार्टिकल अपनी स्थिति को छोड़कर नई स्थिति पे नहीं जाएगा, इसका मतलब विसरण की संभावना उसमें मिनिमम, न के बराबर विसरण की इसमें संभावना होगी। एक इसमें बच्चों अभिलक्षण आप ये ऐड कर सकते हैं, सातवां एक इसमें आप ऐड कर लेना, वो है ठोसों का घनत्व अधिकतम होता है। ठोसों का घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तीनों अवस्थाओं को यदि अपन कंपेयर करें, ठोस, द्रव, गैस, तीनों को यदि हम कंपेयर करें तो इन तीनों में से ठोस का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो मैक्सिमम होती है। आप सभी जानते हैं घनत्व होता है, घनत्व द्रव्यमान बट्टा आयतन। इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है वो घनत्व है। अब ठोस का घनत्व मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि ठोस में अपन देख रहे हैं कण पास पास है, तो कम आयतन में ज्यादा द्रव्यमान है, और द्रव में पार्टिकल्स दूर हैं, गैस में और दूर है, तो उनमें वही पार्टिकल ज्यादा दूर में फैल गए, यानी आयतन ज्यादा ग्रहण कर लिया उन्होंने। तो द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व कम आएगा। और ठोस में आयतन कम घेर रखा है, जगह कम घेर रखी है, लेकिन उसमें पार्टिकल ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है। इस वजह से तीनों अवस्थाओं को यदि अपन कंपेयर करें तो ठोस का जो घनत्व है, ठोस की जो डेंसिटी है, वो मैक्सिमम होती है।